हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एटम्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं और इनके लिए कुछ लॉज, केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से इनको फॉर्मूला के थ्रू या केमिकल कंपाउंड्स को डिफरेंट फॉर्मूला के थ्रू कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि मोलर मास क्या होता है, मोलर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बच्चों, अर्ली 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, किस आधार पे होता है। इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई और उन्हीं रिसर्चेस के कंक्लूजन के आधार पर इन्होंने दो लॉ दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी फिजिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन हो तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में रिएक्ट कराया जाएगा तो एज अ प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनका जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जो इनका प्रोडक्ट बना है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इनके मास के इक्वल होगा। इसके एग्जाम्पल को एक्टिविटी के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं करके कि अगर 10% सोल्यूशन लिया जाए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। 10% सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सैंपल को 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करके 10% सोल्यूशन तैयार कर लिया जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो है तैयार कर लिया जाएगा 10% सोल्यूशन। और वैसे ही एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का जो है 10% सोल्यूशन तैयार कर लिया जाएगा। और जो टेस्ट ट्यूब है उसको थ्रेड के थ्रू जो है होल्ड करके, हैंग करके, उसको जो है कॉर्क के थ्रू फंसा के, जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में आपको रिएक्टेंट्स की पिक्चर दिख रही है, उसमें हैंग कर दिया जाएगा और उसका वेट कर लिया जाएगा बिना डिस्टर्ब किए। उसको जो है उसका वेट कर लेंगे और उसके बाद इसको शेक कर देंगे। शेक करने के बाद क्या होगा, इनमें रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में बनेगा और बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा बेरियम सल्फेट। अब ये जो प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं रिएक्शन के बाद, इनको फिर से वेट किया जाएगा और हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिएक्टेंट्स का जो मास था उतना ही प्रोडक्ट्स का मास आया है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है यहां पे तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ मास जो होता है वो ह्यूज एनर्जी में चेंज हो जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में ये लॉ जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये लॉ वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास से इक्वल होता है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्टेंट्स का मास दे दिया जाएगा और प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट का मास नहीं दिया होगा, या फिर प्रोडक्ट का मास दिया होगा, किसी रिएक्टेंट का मास नहीं दिया होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये दिया हुआ है 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन। द रेसिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। What mass of carbon dioxide is released in the reaction? तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड गिव्स सोडियम एथेनोइड सॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके हम मास निकालेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा हो गया
6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है और 15 ग्राम जो है इथेनोइक एसिड। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा 21.3 ग्राम मास आ गया रिएक्टेंट का। वैसे ही प्रोडक्ट्स का मास देखेंगे तो उसमें सोडियम एथेनोइक सोल्यूशन का मास जो दे रखा है वो 18 ग्राम दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें निकालना है जिसको हम x ग्राम मान लेंगे, तो 18 प्लस x ग्राम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, तो 21.3 ग्राम इज इक्वल टू 18 प्लस x ग्राम करके और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स में से जो मास ऑफ प्रोडक्ट जो 18.1 ग्राम जो सोडियम एथेनोइक सॉल्यूशन का मास दे रखा है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास 3.3 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी बोला जाता है। इसे दिया था जॉन प्रूस्ट ने और इन्होंने ये लॉ जो है 1799 में दिया था और इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। A pure chemical compound always consists of same element that are combined together in a fixed proportion by mass। जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का मास जो हुआ वो 12 और वैसे ही ऑक्सीजन का मास 16 और इसमें जो क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के तो 16 2 जा 32 हो गया और 12:32 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जो है वो 3:8 में ही कंबाइंड होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है सिर्फ प्योर कंपाउंड से, इम्प्योर कंपाउंड में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें फिक्स्ड रेशियो रहता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक पर्टिकुलर जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है या एटम है उसकी जो है उसका मास दे दिया तो दूसरे एटम का या अदर एटम्स का मास पूछा जा सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास फ्रॉम वाटर। What mass of oxygen will be required to react completely with 4 ग्राम of hydrogen? अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 1:8 है, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। तो ऑक्सीजन इसमें कितना रिक्वायर्ड है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 8 ग्राम होगा। मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम हो गया। तो वैसे ही अगर 4 ग्राम में पूछा गया है तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 4 से 1 ग्राम हाइड्रोजन का में जो जितना ऑक्सीजन लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 4 into 8 कर देंगे तो हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी इसमें। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें परसेंटेज दे रखा है द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से कंपाउंड कौन से एटम्स जो है ऐड होते हैं, तो कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का इन्होंने परसेंटेज दे दिया है 40%, कार्बन का 12% एंड ऑक्सीजन का 48%। तो मीन्स इनकी वैल्यू किस में है? 100 ग्राम में है। कैल्शियम की 100 ग्राम में 40 ग्राम हुई और कार्बन की 100 ग्राम में 12 ग्राम और इसकी ऑक्सीजन की 48 ग्राम। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम इसमें पूछा क्या गया, इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू दैट वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन क्या है, व्हाट वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ अनदर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1.5 ग्राम में कितना होगा? तो पहले हम 1 ग्राम की वैल्यू 40/100 मान लिया कैल्शियम का हम निकाल रहे हैं, मास ऑफ कैल्शियम इन 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल। तो 40/100 करेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग और 1.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 ग्राम। वैसे ही मास ऑफ कार्बन निकालेंगे
तो वो भी 1.5 ग्राम सैंपल में ही हमें निकालना है। तो इसका जो परसेंटेज दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 12/100 इंटू 1.5 और आपका 0.18 ग्राम आ जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन 1.5 ग्राम सैंपल में कितना हो जाएगा, 48% दे रखा है, तो 48/100 इंटू 1.5 करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 0.72 ग्राम। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं। कोई भी चीज जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है उसे हम मैटर बोलते हैं। और एंशियंट टाइम से ही लोग और बहुत सारे फिलोसोफर, साइंटिस्ट इस बारे में स्टडी करने की कोशिश करते रहे हैं कि इस मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है या मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो इंडियन फिलॉसफी में भी महर्षि कांड और वेदास में जो है अणु और परमाणु का जिक्र पाया जाता है। और ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने भी इसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रिसर्चेस की और उन रिसर्चेस के आधार पर इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी, जिसमें इन्होंने कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को स्पेसिफाई किया। इसमें इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज एटम, कि हर मैटर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं उससे बना हुआ है। देन सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया कि एटम्स आर अल्टीमेट पार्टिकल्स of matter can not be further subdivided into smaller particles। इन्होंने बताया कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के जिनको कि सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को बाद में स्टडी हुआ कि इसमें जो इसको भी सब डिवाइडेड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो इनका ये पॉइंट गलत प्रूव हो गया। देन थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में इसको जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देन फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब एक ही टाइप के एटम्स जो होते हैं, किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं ऑल रिस्पेक्ट में, जैसे कि उनके मास सेम होते हैं, साइज सेम होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने बता दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं, साइज भी डिफरेंट होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। देन सिक्स पॉइंट में इन्होंने बताया कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम्स जो होते हैं वो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं। देन सेवेंथ पॉइंट में इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, मतलब कि ये स्मॉल होल नंबर रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। तो इनका जो रेशियो होता है वो होल नंबर में ही होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत लंबे टाइम तक एक्सेप्टेंस में रही, बट जैसे जैसे साइंस की फील्ड में, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्चेस हुई तो इनमें भी कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स पाए गए। जैसे एटम्स को इन्होंने बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बट आगे रिसर्चर्स से पता चला कि इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वैसे ही एटम्स को इन्होंने बताया कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके मासेस सेम होते हैं, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए गए जिनमें सेम एलिमेंट्स तो हैं बट उनके मासेस डिफरेंट हैं, जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। वैसे ही इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, बट कुछ डिफरेंट एलिमेंट ऐसे पाए गए जिनके मासेस सेम पाए गए, जिनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। देन इन्होंने लास्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया था कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो होल नंबर रेशियो में होता है, बट कुछ एग्जाम्पल्स कहें या कुछ ऐसे
कंपाउंड्स पाए गए जो कि जिनका रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं था, जैसे कि केन शुगर का जो फॉर्मूला है वो C12H22O11, तो इनका जो रेशियो है वो 12:22:11, तो ये होल नंबर रेशियो नहीं है।